जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आज मैं आपके लिए एक नए टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्लास 8 से रिलेटेड ही आज की क्लास में हम लोग प्रश्नों को करने वाले हैं। और वे जो प्रश्न होंगे हिस्ट्री से संबंधित, आज की क्लास में हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को करेंगे, विस्तार पूर्वक उसको अच्छे तरीका से समझेंगे। तो ये क्लास जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखेगी। चैप्टर 1 है कैसे, कब और कहाँ। आप चैप्टर 1 से ही समझ गए होंगे कैसे, कब और कहाँ, इसी से रिलेटेड आज की क्लास होने वाली है। अगर आपको ये क्लास की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाइए और टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। तो बिहार शिक्षक भर्ती के जितने भी जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षकगण हैं, उनको इस चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। देखिए पहला प्रश्न, यहाँ पे जो पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार ये कहाँ पर स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है। दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और देहरादून। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे ए जो होगा राइट आंसर होगा। जो राष्ट्रीय संग्रहालय है और जो राष्ट्रीय अभिलेखागार ये जो है दिल्ली में स्थापित है। ओके, क्लियर हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे जो बताया गया है, जो की पॉइंट है कि जो भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार है ये 1920 के दशक में अस्तित्व में आया था। 1920 के दशक में ये जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है उस समय अस्तित्व में आया था। ओके, अब यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे जो पॉइंट बताया गया है कि जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ था, ओके, तब राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों जो हैं वाइसरीगल पैलेस, जिसके कह सकते हैं वाइसरीगल पैलेस के करीब स्थित हैं, जो दिल्ली में है। जब नई दिल्ली का निर्माण हो रहा था तो उस समय राष्ट्रीय संग्रहालय और जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है ये दोनों जो है वाइसरीगल पैलेस के करीब क्या थे, स्थित थे। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी जो प्रश्न में बताया गया है कि जो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार है ये कहाँ पे थे, केवल राष्ट्रीय अभिलेखागार। तो इसका अगर वर्तमान में बात करें तो यह जो है संस्कृति मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय होता है और इसका जो एक क्षेत्रीय जो कार्यालय है वह है भोपाल में है। और जो 3 अभिलेख केंद्र है वह हो गया भुवनेश्वर, जयपुर और पुडुचेरी में है। तो अधिकांश रूप से अगर हम लोग बात करें तो जो राष्ट्रीय इसका संग्रहालय हो जाएगा यहाँ पे बताया गया है, और राष्ट्रीय अभिलेखागार ये जो हो जाएगा दिल्ली में हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या, यहाँ पे देखिए आगे और बता दिया गया है पॉइंट में कि जो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार है इसकी संस्कृति मंत्रालय के तहत एक संबद्ध कार्यालय है। इसकी स्थापना 11 मार्च 1891 को कलकत्ता में इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के रूप में किया गया था। 1911 में कलकत्ता से दिल्ली के राजधानी जो है स्थानांतरण हुआ था। याद करना होगा, कलकत्ता से दिल्ली के लिए जो राजधानी स्थानांतरित हुआ था कब हुआ था, तो 1911 में हुआ था। और जो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के इस वर्तमान भवन का जो है निर्माण 1926 में हुआ था। क्लियर हो गया। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक युग से क्या अभिप्राय है। औपनिवेशिक युग, अब ये रही बात कि भैया ये क्या होता है, तो जरूर आपको बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह जो होगा सी आंसर होगा। राइट जो आंसर हो रहा है यहाँ पे सी आंसर जो है सही हो रहा है। ब्रिटिश काल, जो भारतीय इतिहास के जो औपनिवेशिक युग है उसको ब्रिटिश काल के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए औपनिवेशिक युग से क्या तात्पर्य है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसके जो है बहुत सारे परिभाषाएं जो है दी जा सकती है। जिस तरह हम बात यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि जब कोई भी शक्तिशाली देश है या किसी अन्य देश की राजनीतिक व्यवस्था, जैसे कह सकते हैं उसकी राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था को कर लेता है, मतलब यहाँ पे कर लेता है, तो वहाँ पे जो है अनाधिकृत रूप से कब्जा करके उसे अपना साम्राज्य का हिस्सा बनाकर उस पर शासन करता है, उसी को औपनिवेशिक युग कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब इसको देखिए, मैंने यहाँ पे अगर ये आपको लग रहा होगा कि समझ में नहीं आया तो देखिए मैं यहाँ पे आप लोग को छोटा टॉपिक बताकर समझा रहे हैं।
भारत पर ब्रिटेन द्वारा लंबे समय तक शासन करना औपनिवेशिक युग का ही काल कहलाता है। अब रही बात, देखिए यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है कि जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से वहाँ की जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव, जैसे कह सकते हैं मूल मान्यताओं में आ सकता है, पसंद और नापसंद, रीति रिवाज आ सकता है, और उसके बाद तौर तरीके आ सकते हैं, इसमें बदलाव आते हैं। इसी प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या जो तीसरा है कि इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है। इतिहास को कितने कालों में, तो इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया गया है। कितने कालों में विभाजित किया गया है, तो 3 कालों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा है, तो आप ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतिहास को 3 भागों में विभाजन किया गया है। यह विभाजन जो है मानव की प्रगति और परिवर्तन को दर्शाता है। मानव की जो प्रगति है और परिवर्तन है इसको दर्शाता है, जिसके आधार पर इसे 3 भाग दिए गए हैं। कौन कौन सा, एक प्राचीन भारत हो जाएगा, एक मध्यकालीन भारत होगा, और तीसरा जो होगा आधुनिक भारत होगा। 3 चीज आपको याद करना होगा, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और तीसरा जो हो जाएगा आधुनिक भारत। अब यहाँ पे देखिए जो इतिहास का काल विभाजन है यह जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों में होने वाले परिवर्तन के आधार पर किया गया है। ये जो काल विभाजन है इतिहास का, ये सामाजिक हो गया, इसके बाद आर्थिक हुआ और इसके बाद राजनीतिक हो गया। ये तीनों जो है, इस तीनों की स्थितियों में परिवर्तन होने के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। ओके, हमारे भारतीय इतिहास की जानकारी जो है हमें मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। कौन कौन से स्रोत हैं जो हमको इतिहास से रिलेटेड हमको जानकारी मिलती है, तो वह हो गया, पहला धर्म ग्रंथ हो जाएगा, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण, और चौथा जो होगा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हो जाएगा। ये चारों जो हो जाएंगे इतिहास, जो भारतीय इतिहास है इसकी जानकारी के लिए 4 स्रोत माने जाते हैं। यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है कि जेम्स मिल, जिसको स्कॉटलैंड कहते हैं, इसके द्वारा जो लिखित पुस्तक का नाम क्या है। जेम्स मिल के द्वारा जो है लिखा गया पुस्तक कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे जो राइट आंसर जो होगा ए ऑप्शन जो होगा, यहाँ पे राइट आंसर सही होगा, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। याद करना होगा, जेम्स मिल के द्वारा जो है लिखा गया जो पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया है। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए, जेम्स मिल ने अपनी जो पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसमें भारतीय इतिहास को 3 अवधियों में विभाजित किया था, जिसमें ईसाईत शामिल नहीं थे। 3 अवधियों में इसको विभाजित किया था। कौन, तो जेम्स मिल। जेम्स मिल का जन्म जो है 1773 ईस्वी में हुआ है। जेम्स मिल का जन्म 1773 ईस्वी में हुआ था। ओके, उनकी जो महानतम साहित्य कृति है वह जो है ब्रिटिश भारतीय इतिहास, जिसको हम द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के नाम से जानते हैं, और ये जो है 1817 में इसको प्रकाशित किया गया था। 1817 में इसको प्रकाशित किया गया था। किसको, तो एक पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ओके, इसके बाद देखिए 5 नंबर जो प्रश्न है कि 1817 में भारत के इतिहास को हिंदू, इसके बाद मुस्लिम तथा ब्रिटिश से नामक तीनों कालों में बांटने वाले स्कॉटलैंड का दार्शनिक का नाम क्या है। दार्शनिक कौन सा था, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा जेम्स मिल। अभी जस्ट आपको बताया है कि जो जेम्स मिल था ये जो है जो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश नामक 3 कालों को बांटने का जो है प्रयास किया था। इनकी जो है पुस्तक भी है। ओके, अगला देख लीजिए यहाँ पे। अगला देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे बता दिए हैं कि जो जेम्स मिल है 1773 से 1836, 1773 जन्म, 1836 इनका मृत्यु है। स्कॉटलैंड के इतिहासकार माने जाते हैं, राजनीतिज्ञ होते हैं और दार्शनिक होते हैं और मनोवैज्ञानिक होते हैं। तो जेम्स मिल जो है इतिहासकार भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं, दार्शनिक भी हो जाएंगे और मनोवैज्ञानिक भी हो जाएंगे। क्लियर हो गया। इसके बाद जो अगला पॉइंट है कि डेविड रिकार्डो के साथ इन्होंने क्लासिकल अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। डेविड रिकार्डो के साथ इनको क्लासिकल अर्थशास्त्र के जनक किसको माना जाता है, तो आपको याद करना होगा जेम्स मिल को जाना जाता है। किसको, जेम्स मिल को जाना जाता है। वे जॉन स्टुअर्ट मिल के पिता थे। जॉन स्टुअर्ट मिल के क्या थे, ये पिता थे। क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए जेम्स मिल ने
भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा है? तो जेम्स मिल ने दिल्ली को केंद्र में रखकर भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया है। आपको जस्ट अभी बताएं, पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा ब्रिटिश बताएं, जिसको हम अंग्रेजी कहते हैं। क्लियर है? आगे देखिए प्रश्न 6 नंबर। 6 जो प्रश्न है कि ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए क्या बनाए गए थे? तो बहुत अच्छा ये प्रश्न है। तो राइट आंसर जो हो रहा है यहाँ पे सी आंसर सही हो रहा है। पहला और दूसरा अभिलेखागार और संग्रहालय बनाए थे, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले प्रश्न में ही इसको हमने आप लोग को डिटेल से बता दिया है कि अभिलेखागार क्या होता है और संग्रहालय क्या होता है। तभी देखिए मेरे द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि भारत के जो राष्ट्रीय अभिलेखागार में भारत सरकार के अप्रचलित अभिलेखों का भंडार किया जाता है। इसका प्रयोग जो है अधिकतर प्रशासकों और शोधकर्ताओं के द्वारा किया जाता है। ये भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के अधीन है ये जो है। ओके, अगर बात करें कि संग्रहालय का, तो संग्रहालय जो है एक संस्थान है जो कलात्मक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक और वैज्ञानिक महत्व की कृतियां, जिसमें कह सकते हैं वस्तुओं का अगर पूरा संग्रह लेते हैं तो उसकी देखभाल करना, उसका प्रदर्शन करना और इसके अंदर बहुत सारी वस्तुओं के प्रदर्शन के रूप में जनता के समक्ष उसको दिखाना, उस जनता के समक्ष उसको उपलब्ध कराना, यही जो है संग्रहालय होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए 7 नंबर प्रश्न। जो 7 प्रश्न है कि अंग्रेजी काल में जनगणना के माध्यम से निम्न जानकारी प्राप्त की जाती है अंग्रेजी काल में। तो कौन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो रहा है, उपरोक्त सभी, क्योंकि अंग्रेजी काल का नाम आ गया तो यहाँ पे लोगों की संख्या भी एकदम राइट आंसर होना चाहिए। इसके बाद उनकी जाति भी सही हो रहा है और उनके व्यवसाय, तीनों जो है यहाँ पे जो है इस अंग्रेजी काल के अनुसार जनगणना की जो माध्यम है इसकी पूरी जानकारी प्राप्त यहाँ से हो रही है। यहाँ पे देखिए 8 प्रश्न, जो कि देश का शासन अच्छी तरह से चलने के लिए अंग्रेजी ने किस बात को विशेष महत्व दिया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है वह हो रहा है सही ए ऑप्शन सर्वेक्षण, क्योंकि देश का जो शासन है अच्छी तरह से चलने के लिए अंग्रेजी ने जो है सर्वेक्षण का सबसे बहुत जोरदार महत्व दिया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो रहा है। देख लीजिए यहाँ पे अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जाना बहुत जरूरी होता है। मतलब यहाँ पे कहने का जो मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए आपको कोई भी काम करने जाना है कहीं भी, तो वहाँ पे आपको जाने से पहले उस जगह के बारे में जानना होगा। वो अगर कहीं पर जा रहे हैं, कहीं पर काम करना है, तो पहले उसके बारे में आपको जानना होगा सही ढंग से, तब जाकर आप उस काम को कर सकते हैं। ऐसे ही नहीं कि हम चले गए और अपना काम स्टार्ट कर दिए, तब आपको पता चलेगा कि बाद में आपका ही नुकसान हो गया। ओके, तो 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांवों में भी राजस्व सर्वेक्षण किया गया। तो यहाँ पे सर्वेक्षण जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। इसके बाद जो 9 प्रश्न है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपको जो इसके बारे में जस्ट बताया है जेम्स मिल। राइट आंसर जो हो रहा है जेम्स मिल बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल के द्वारा लिखा गया। ओके, इसके बाद देखिए 10 प्रश्न, शास्त्र भेंट किसको कहा गया था? बहुत अच्छा प्रश्न। शास्त्र भेंट जो है किसको कहा गया था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन ए सही हो रहा है, प्राचीन पवित्र ग्रंथ को। जो प्राचीन काल में पवित्र ग्रंथ जो होते थे, जो किताबें होती थी, जो पुस्तकें होती थी, उसको ग्रंथ के नाम से जाना जाता था उस समय। तो इसलिए शास्त्र भेंट जो है किसको कहा जाता है? तो प्राचीन पवित्र ग्रंथ को कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए शास्त्र होता क्या है। तो अगर बात करें कि व्यापक अर्थों में किसी विशिष्ट विषय या पदार्थ समूह से संबंधित जितने सारे समस्त ज्ञान होते हैं, जिसको हम ठीक क्रम से संग्रह करके रखते हैं, उसी को हम शास्त्र कहते हैं। जैसे कौन कौन से शास्त्र होते हैं? तो भौतिकी शास्त्र हो जाएगा, वास्तु शास्त्र हो जाएगा, शिल्प शास्त्र,
प्राणी शास्त्र, अर्थशास्त्र, विद्युत शास्त्र और वनस्पति शास्त्र आदि। मतलब बहुत सारे शास्त्र हो सकते हैं, जिसके मतलब ये जितने सारे शास्त्र हैं, इसके अंदर जितने सारे विषय हो जाएंगे, इसके अंदर जितने पदार्थ समूह हो जाएंगे, तो उन सारी जानकारी को एक जगह संग्रह करके रखना ही शास्त्र कहलाता है। शास्त्र का अर्थ ही होता है विज्ञान। शास्त्र का अर्थ ही होता है विज्ञान, या तो हम संस्कृत भाषा में कह सकते हैं कि शास्त्र शब्द शासु अनुशिष्टों से निष्पन्न है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि अनुशासन या उपदेश करना हुआ है। ओके, 11 जो प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्कृति मंत्रालय के तहत एक संबद्ध कार्यालय है, इसकी स्थापना कब हुई है? तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे ये बी ऑप्शन सही हो रहा है, 1891 में। इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1891 में। आप देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जो संस्कृति मंत्रालय के तहत एक संबद्ध कार्यालय है, इसकी स्थापना 11 मार्च 1891 को कोलकाता में इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के रूप में की गई थी, और 1911 में कलकत्ता से दिल्ली के लिए भी राजधानी को स्थानांतरित किया गया था 1911 में। इस चीज को भी आपके माइंड में ये प्रश्न सेट हो जाना चाहिए। कलकत्ता से दिल्ली की राजधानी कब हुआ था, स्थानांतरण हुआ था? तो 1911 में। ओके, अब देखिए यहाँ पे भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारत का जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है वह नई दिल्ली में स्थित है, और भारत सरकार के अभिलेखों का सबसे बड़ा भंडार है कौन सा? अभिलेखागार। जैसे कह सकते हैं कि जॉर्ज विलियम फॉरेस्ट को भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के पिता के रूप में जाना जाता है। इसी चीज को ध्यान रखना होगा कि जो भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के जनक है उनका नाम है जॉर्ज विलियम फॉरेस्ट। इस चीज को नाम जो है आप लोग को याद करना होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे 12 प्रश्न कि एक वक्त में इतिहासकार किस चीज के जादू में खोए रहते हैं? एक वक्त जो होता है जिसमें इतिहासकार किस चीज के जादू में खोए हुए रहते हैं? तो राइट आंसर हो रहा है यहाँ पे बी, तारीख। यहाँ पे जो ऑप्शन बी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है, तारीख। देखिए यहाँ पे बताया गया है, एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में खोए हुए थे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, कब तकस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गमा बहस से चलती थी। मतलब इसके कहने का मतलब वही चीज है कि एक वक्त था इतिहासकार जो थे तारीख के जादू में खोए हुए रहते थे। आप देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे बातों को लिखा गया है। आम समझ के तहसाब सैतत हास्य को तारीखों का पाया माया माना जाता था। तो ये जो है उस समय की भाषाएं हैं। ओके, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे जो 13 प्रश्न है कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल कब बने थे? तो राइट आंसर होगा 1773 ईस्वी में। ओके, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे भारत में बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल थे वह 1773 में वारेन हेस्टिंग्स थे, और 1750 में कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी में एक लेखक के रूप में अपना कैरियर का शुरुआत किए थे। कौन? तो वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद 14 प्रश्न है कि कुछ लोगों की इतिहास के बारे में क्या धारणाएं होती है? मतलब कुछ लोग जो है इतिहास के बारे में अपनी क्या धारणा रखते हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है ए ऑप्शन सही हो रहा है, इतिहास बहुत उबाऊ है। मतलब इतिहास जो है बहुत उबाऊ है, पढ़ने में बहुत लोग उब जाते हैं, इसका कहने का मतलब ये है। लेकिन इतिहास जो है एक कहानी के भांति पढ़ने पर बहुत अच्छा लगता है, बहुत रोचक सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे 15 प्रश्न है कि पश्चिमी, जिसको हम कह सकते हैं पश्चिमी संसार में आधुनिक काल की विशेषता कौन सी मानी जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो रहा है उपयुक्त सभी डी आंसर। विज्ञान का विकास भी हो गया, तर्क का युग जिसको हम तर्क कहते हैं, तर्क का युग मतलब तर्क करने वाला युग, और लोकतंत्र या मुक्ति का युग, ये भी होना चाहिए। जो पश्चिमी, जिसको हम आधुनिक काल की विशेषता के रूप में इसको जानते हैं। ओके,
तो इसके बाद जैसे आपको काल के बारे में मालूम होगा कि पहला होता है प्राचीन काल, दूसरा होता है मध्यकाल, तीसरा होता है आधुनिक काल। जो अभी चल रहा है इसको हम वर्तमान काल के भी नाम से जानते हैं। तो अभी जो आपको काल पूछा जाए कौन सा काल है, तो आधुनिक काल है। ओके, आप यहाँ पे देख लीजिए। जो पश्चिमी संस्कृति हो गया, जिसको कभी कभी पश्चिमी सभ्यता या यूरोपीय सभ्यता के समान मान से जाना जाता है। यूरोपीय मूल की जो संस्कृतियों की संदर्भित करती है। यूनानियों के साथ शुरू होने वाली जो पश्चिमी संस्कृति का विस्तार है वह सुदृढ़ीकरण रोमनों द्वारा हुआ था। इस चीज को भी याद करना होगा कि यूनानियों के साथ जो शुरू होने वाला जो पश्चिमी संस्कृति का विस्तार है वह किसके द्वारा शुरू हुआ था, तो रोमनों को द्वारा शुरू हुआ था। किसके द्वारा, तो सुदृढ़ीकरण रोमनों के द्वारा शुरू हुआ था। ओके, और 15वीं सदी के पुनर्जागरण और सुधार के माध्यम से जो इसका सुधार है इसका आधुनिकीकरण हुआ था। इस चीज को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपको टेलीग्राम पर ये जो है पीडीएफ को सेंड कर देंगे। 16 प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन सा था, तो राइट आंसर जो होगा लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। अब आइए लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में समझ लेते हैं। ये जो लॉर्ड माउंटबेटन थे ये भारत के अंतिम वायसराय और पहले गवर्नर जनरल थे, और ये स्वतंत्र भारत के भी पहले गवर्नर जनरल थे। 1947 से 1948 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अपना कार्य किए थे, और ये ब्रिटिश भारत के भी अंतिम वायसराय के रूप में जाने जाते हैं। ओके, इसके बाद देखिए 17 प्रश्न कि भारत के अंतिम वायसराय कौन है यहाँ पे, तो आपको जस्ट अभी बताएं लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, इसके बाद 18 प्रश्न है कि आर्थर को क्या पदवी दी गई थी। आर्थर को क्या पदवी दी गई थी, तो राइट आंसर जो होगा सी आंसर सही है, ड्यूक ऑफ कनाट। क्या पदवी दी गई थी, तो ड्यूक ऑफ कनाट। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। कानन डायल का मानना था कि यही वह पुस्तक थी जिसके परिणाम स्वरूप 1902 में उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी, और सरे के डिप्टी लेफ्टिनेंट नियुक्त जो है इन्हीं को किया गया था। इसके अलावा 1900 में इन्होंने एक लंबी पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था द ग्रेट बोयर वार की रचना। ओके, किसका, कानन डायल के अनुसार ये जो है कह रहे हैं। और जो और सर ऑर्थर है जिसको कानन डायल का जुरासिक पार्क के लिए सर ऑर्थर कानन डायल का श्रेय जो है इन्हीं को दिया जाता है। सर ऑर्थर जो कानन है एक पैम्फलेट लिखने की नाइट की उपाधि दी गई है इनको। पैम्फलेट लिखने की उपाधि इनको दी गई है, किसको, तो सर ऑर्थर कानन को, जिसने बोयर युद्ध के दौरान ब्रिटिश कार्रवाइयों को सही ठहराया है। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न 19 की भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है, वारेन हेस्टिंग्स। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो थे ये 6 दिसंबर 1732 से और 22 अगस्त 1918 एक अंग्रेजी राजनेता, फोर्ट विलियम बंगाल के प्रेसिडेंसी के पहले गवर्नर थे, और जो बंगाल की सर्वोच्च परिषद के प्रमुख भी रह चुके थे। ओके, और इस तरह के भारत के जो पहले वास्तविक गवर्नर जनरल भी इन्हीं को माना जाता है, और जो 1773 से लेकर 1785 तक थे। ओके, और पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया है कि ब्रिटिश भारत का जो पहला आधिकारिक गवर्नर जनरल है वह है लॉर्ड विलियम बेटिक। पहला आधिकारिक गवर्नर जनरल, इस चीज को ध्यान में आपको रखना होगा। पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, और पहला आधिकारिक गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेटिंग। इस चीज को ध्यान रखना होगा, यहीं पे आप लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। और भारत के डोमिनियन के पहले गवर्नर जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। इस चीज को ध्यान रखना होगा, डोमिनियन के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड विलियम बेटिक जो थे भारत के पहले गवर्नर थे। अब यहाँ पे देखिए 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वह भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया था, वही थे लॉर्ड विलियम बेटिक। ठीक है, यहाँ पे जो 20 प्रश्न है कि जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को कितने 3 कालखंडों में बांटा है। भारत के इतिहास को किन 3 कालखंडों में बांटा है, तो सभी यहाँ पे सही होना चाहिए, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, जेम्स मिल के अनुसार। याद कर लीजिएगा, आपको पीछे भी आपको बता चुके हैं। ओके,
तो यहाँ पे देखिए बता दिया गया है कि जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बताया है, उसकी समस्याएं को भी बता दिया गया है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 21 प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला यहाँ पे जो कथन है कि हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का जो कार्य रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को दिया था, ओके। और जो रॉबर्ट क्लाइव था वह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। अब यहाँ पे जो कह रहा है कौन सा कथन जो है सही हो रहा है, तो राइट आंसर जो है सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन सही हो रहा है, पहला और तीसरा। दूसरा क्या है, ये गलत है। रॉबर्ट क्लाइव जो था ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नहीं था, आपको जस्ट अभी ही बताए हैं। 22 प्रश्न है कि मिल ने क्या सुझाव दिया, मिल ने क्या सुझाव दिया ताकि भारतीयों को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन सही होगा, सारे भूभाग पर कब्जा। सारे भूभाग पर कब्जा, मिल ने यही सुझाव दिया था। यहाँ पे बताया गया कि यह तक सुझाव तो दिया था, अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए था ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी प्रदान किया जा सके। उनका मानना भी था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान जो है प्रगति नहीं कर सकता है। इसके बाद 23 प्रश्न है कि निम्न में से गवर्नर के पद पर कौन नहीं रहे थे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, राइट आंसर रेनेल। रेनेल जो थे गवर्नर के पद पर इसमें से नहीं थे, बाकी हेस्टिंग्स, रिपन और विलियम बेटिक जो थे ये गवर्नर के पद पर रह चुके थे। 24 प्रश्न है कि भारत में पहली क्रांति कब हुई थी। तो 1857 में भारत में पहली क्रांति हुई थी, 1857। सी ऑप्शन सही हो रहा है, क्योंकि 1857 की क्रांति जो है भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, जिसकी शुरुआत 29 मार्च को मंगल पांडे ने की थी। और इसमें जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वह ब्रिटिश के विरुद्ध हुआ था। उसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सैनिकों के रोष के होने से हुआ था, ओके। 25 प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया के तीसरे पुत्र का क्या नाम था। अच्छा प्रश्न है ये, तो आर्थर था। महारानी विक्टोरिया के तीसरे पुत्र का क्या नाम था, आर्थर था। आर्थर के बारे में आपको बताए हैं, प्रिंस आर्थर ये जो थे कनाट और अस्टेर्थन के प्रथम ड्यूक ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य थे। और रानी विक्टोरिया और प्रिंस अल्बर्ट के 9 बच्चों में से तीसरे बेटे और 7वें थे, ओके। यहाँ पे जो 26 प्रश्न कर रहा है कि जब एक देश दूसरे की नकल करके अपने में बदलाव लाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो रहा है, ये सही हो रहा है, औपनिवेशिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो औपनिवेशिक कहा जाता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है यहाँ पे 27 प्रश्न, वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल कब बने थे। वारेन हेस्टिंग्स जो थे प्रथम गवर्नर जनरल कब बने थे। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है, 1773 में वारेन हेस्टिंग्स से जो है प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, ओके। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की क्लास आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कुछ जरूरी प्रश्नों के साथ। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।